अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फेलोज़। आज हम लेसन नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी 610 का। इसको पढ़ने का अहम मकसद यही है कि आपको न्यूरोकेमिकल्स की टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि न्यूरोकेमिकल्स की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी वो टाइप्स हैं। इसके अलावा इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और बिहेवियर का इनके साथ क्या ताल्लुक़ होता है और ड्रग्स का बिहेवियर के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, और इसके अलावा ड्रग्स न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरेक्ट करके कौन सा बिहेवियर या जो है अफ़ेक्ट तैयार करती हैं। ठीक है, ये तमाम हम पढ़ेंगे इसमें, इस लेसन नंबर 30 में। ठीक है, न्यूरोकेमिकल सबसे पहले जान लेते हैं कि होते क्या हैं। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ब्रेन में पाए जाते हैं और इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो ब्रेन के दूसरे एरियाज़, ब्रेन के साथ वाले एरियाज़ में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन में एंटर होते हैं। ये सब्सटेंसेस जो हैं बायोकेमिकल मेटाबॉलिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयोनिक मूवमेंट भी इनका फंक्शन है, इंजाइमेटिक एक्शन, चेंजेस इन मेटाबॉलिज़्म। इसके अलावा न्यूरल कम्युनिकेशन एंड अदर मैकेनिज़्म फॉर सपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ विद इन द नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो तमाम कौन कंट्रोल करे? न्यूरोकेमिकल्स। तमाम न्यूरोकेमिकल्स के तीन मेन जो है करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी खसूसियात होती हैं। देयर मस्ट बी सब्सटेंसेस, यानी ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं न्यूरॉन्स में। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ब्रेन एरियाज़ में चेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है। सेकंड जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ सीएनएस में जो है हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं सिस्टम के दूसरे एरियाज़ के मुकाबले में। ठीक है, यानी सीएनएस के अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या दूसरे एरियाज़ हैं उनके मुकाबले में सीएनएस में इनकी हाई कंसंट्रेशन होती है। सी यानी जो थर्ड करैक्टरिस्टिक है वो क्या है? इनकी कंसंट्रेशन लेवल्स में यानी मिक़दार में कोई भी चेंज आ जाए तो ब्रेन या बिहेवियर पे ज़रूर इसका अफेक्ट पड़ता है। अब न्यूरोकेमिकल्स की 4 मेजर कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहला है न्यूरोमोड्यूलेटर। ये क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं न्यूरोनल सिस्टम की एक्टिविटी को, यानी जो एक्शन वहाँ पे ऑन गोइंग है, जो पहले से ही चल रहा है, उसको मॉड्यूलेट करेंगे, मेंटेन करेंगे, यानी हेल्प कर रहे हैं एक किस्म की दूसरे केमिकल्स की जो कि एक्शन को स्टार्ट करती हैं। उसके बाद आते हैं न्यूरो रेगुलेटर्स। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि जो एक्शन पहले से जारी है यानी कंटिन्यू है उसको रेगुलेट करते हैं एज सेकंड मैसेंजर्स के तौर पर। ठीक है, यानी फर्स्ट मैसेंजर्स जिसने स्टार्ट किया ये सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करेंगे। न्यूरो हार्मोन्स आते हैं थर्ड नंबर पे। ये पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन जो होते हैं मोटिवेशनल या दूसरी स्टेट्स जब माइंड की होती हैं उनके दौरान ये रिलीज़ होते हैं और एक्ट करते हैं, यानी स्ट्रेस वगैरह हो गया, रिदम्स हो गए, सर्कैडियन रिदम्स, इनमें ये अहम किरदार अदा करते हैं इन स्टेट्स में। न्यूरोट्रांसमीटर चौथी इसकी टाइप है। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि न्यूरल मैसेजेस की ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, यानी न्यूरॉन्स जो मैसेजेस लेकर ट्रांसमिट कर रही हैं वो इन्हीं की मदद से कर रही होती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था उसका नाम था एसिटाइलकोलिन, जिसको हम कहते हैं कि ये न्यूरोमस्कुलर जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, यानी ये न्यूरोमस्कुलर जॉइंट्स में जाकर अपना एक्टिविटी स्टार्ट करता है। अब अर्ली 1950 और 1960 में इनके ऊपर यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह हैं और न्यूरोकेमिकल्स इनके ऊपर क्या काम हुआ वो हम पढ़ते हैं। मोनोएमाइन यानी कि सीरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन जो कि ब्रेन में केमिकल्स हैं, इनकी डिस्कवरी 1950 और 1960 के दरमियान में हुई। स्वीडन, यूके और इटली के रिसर्चर्स जो थे उन्होंने इनको डिस्कवर किया था। ठीक है, और उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि अगर ब्रेन में जो है एल डोपा यानी डोपामीन को स्टिमुलेट करने वाला जो कि हार्मोन है, अगर उसकी कमी हो जाए
तो क्या होता है कि वो पार्किंसन डिसीज़ के पेशेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन में जो है डोपामीन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो अगर डोपामीन की जो है कमी हो जाए तो पार्किंसन डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। ये रिसर्च से उन्होंने शो करवाया था। उसके बाद आता है कि जो प्यूटेटिव एंटीज़ हैं उनकी एग्जामिनेशन डेवलप की थी। प्यूटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चर और यूज़ ऑफ रिज़रप्रीन जो कि एल्केलॉइड्स थे, यानी केमिकल्स थे, जैसा कि LSD हैं और उसके अलावा क्लोरोप्रोमाज़ीन है। ये तमाम जितने भी केमिकल्स थे मुख्तलिफ़ मकासद के लिए जो है उनको रिक्रिएट किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया, क्योंकि ये ऐसी ड्रग्स में यूज़ होते हैं ये केमिकल्स जो कि पेशेंट्स को दी जाती हैं मुख्तलिफ़ डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा 20th सेंचुरी में जो लास्ट 2 डिकेड्स गुजरी हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया गया है। अब प्यूटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये पॉसिबल न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं, यानी अभी ये न्यूरोट्रांसमीटर के दर्जे तक नहीं पहुँचे, पॉसिबल हो सकता है कि ये वो हों, क्योंकि इनके फंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर से सिमिलर होते हैं। उसके अलावा इसमें 50 न्यूरोपेप्टाइड्स मौजूद होते हैं ब्रेन ओपिनॉइड्स और एंडोर्फिन्स के नाम से, ठीक है। और अभी इन पर वेरिफिकेशन मतलब होना जारी है, अभी होगी, इस पर रिसर्च वगैरह भी जारी है। साइकोफार्माकोलॉजी का अगर हम डिसिप्लिन देखें तो इसमें जो है 1940 से अर्ली 1950 तक काफ़ी साइकोट्रोपिक ड्रग्स डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि ट्रैंक्विलाइजर्स, क्लोरोप्रोमाज़ीन और रिज़रपीन जो है ये शिज़ोफ्रेनिया की सिम्पटम्स को एलिवेट यानी बढ़ाने के लिए जो है काम करती हैं, ठीक है। ये रिसर्च की गई थी जिससे ये वाज़ेह हुआ था, यानी ये तमाम केमिकल्स जो हैं ये शिज़ोफ्रेनिक के ब्रेन में पाए जाते हैं। अब साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स एक ऐसे जंक्शन है जो कि 2 न्यूरॉन के दरमियान होता है, यानी जैसे 2 शहरों के दरमियान एक स्टेशन होता है, एक जंक्शन होता है, इसी तरह साइनेप्स 2 न्यूरॉन के दरमियान एक जंक्शन होता है जो कि दोनों न्यूरॉन इस साइनेप्स के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट या कम्युनिकेट कर रही होती हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस होती है। साइनेप्टिक वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया यानी तमाम जो हैं चीज़ें आपस में कनेक्ट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही होती हैं। इसके अंदर एक बहुत अहम प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि साइनेप्टिक वेसिकल्स यानी जो हमने साइनेप्स पढ़ा है इसकी वेसिकल्स क्या होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये वेसिकल्स क्या करते हैं, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ मिलते हैं, ओपन होते हैं और रप्चर होकर न्यूरोट्रांसमीटर के मालिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी रप्चर हो जाना सेल का और फिर क्या होता है क्लेफ्ट में से न्यूरोट्रांसमीटर के मालिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, ये बहुत ही छोटी सी जगह होती है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान। प्री साइनेप्टिक क्या है, जो साइनेप्स से पहले बिल्कुल माइनर सा गैप होता है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी प्री पहले आने वाली, साइनेप्स से पहले जो थोड़ी सी जगह होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि साइनेप्स के बाद स्टार्ट होती है। तो उन दोनों के दरमियान में जो जगह होती है उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जब एंटी यानी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो गया तो मालिक्यूल्स पोस्ट साइनेप्टिक स्पेस पर आते हैं, वो क्लेफ्ट में नहीं रहते बल्कि वो एक्टिवेट होकर पैसेजेस में दाखिल और निकलते रहते हैं, यानी रिलीज़ होते रहते हैं पूरी लाइफ के लिए। और इनका अहम मकसद क्या होता है, डिब्रीज को क्लीन करना। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन अब क्या होती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन सेल की वो जगह है जहाँ पर EPSP यानी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और IPSP स्टार्ट होगा। EPSP और IPSP हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी जो कि एक्साइट होता है न्यूरॉन जब अपना फंक्शन स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं EPSP, और जब जो केमिकल्स जो होते हैं जब न्यूरॉन को ये मैसेज देते हैं कि अब इनहिबिट कर देना चाहिए फंक्शन, उसे हम कहते हैं IPSP। तो ये दोनों फंक्शन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वाली जगह पर
जो है स्टार्ट होते हैं। क्राइटेरिया फॉर एंटी, एंटी के लिए कौन सा क्राइटेरिया, यानी 1000 ऑफ न्यूरो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ब्रेन में। तो एंटी यानी न्यूरो ट्रांसमीटर का जो दर्जा पाना वो कैसे होता है कि 200 कैंडिडेट्स होते हैं, उम्मीदवार होते हैं फुल न्यूरो ट्रांसमीटर की कैंडिडेसी के लिए। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ को न्यूरो ट्रांसमीटर का दर्जा दिया है। वो कौन से केमिकल्स हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है एंटी का, वो हम पढ़ लेते हैं। इनका क्राइटेरिया ये है कि लोकलाइजेशन, सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है कि आप किसी के मेयार पे पूरा उतरो, यानी एंटी के मेयार पे क्या पूरा उतर पा रहे हैं केमिकल्स। जो केमिकल्स उस मेयार पे पूरा उतर पाते हैं, क्राइटेरिया पे पूरा उतर पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये अब न्यूरो ट्रांसमीटर हैं। क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर का बहुत ज़्यादा अहम फंक्शन होता है ब्रेन में, तमाम एक्टिविटीज़ को यही न्यूरो ट्रांसमीटर कंट्रोल करते हैं नर्वस सिस्टम और ब्रेन में। अब लोकलाइजेशन क्या होती है जी, यानी हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या प्री साइनेप्टिक एंड जो है न्यूरॉन का उसमें ये मौजूद भी हैं, ये मालिक्यूल्स के नहीं, और वो किन टेक्निक्स की मदद से होते हैं, हिस्टोफ्लोरेसेंस, ऑटो रेडियोग्राफी और इस तरह की दूसरी टेक्निक से। इसके अलावा इनका स्टोरेज चेक करना चाहिए और इस बात का क्लियर सबूत मिलना चाहिए कि ये किस जगह पर स्टोर है। प्रेजेंस ऑफ प्रीकर्सर होना चाहिए, यानी कि अप्रोप्रिएट इंजाइम्स एंटी की सिंथेसिस के लिए मौजूद होने चाहिए न्यूरॉन में। उसके बाद अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन, यानी अब वो स्टोर भी हैं, रिलीज़ भी हो रहे हैं, अब उनकी स्टिमुलेशन जो है वो भी लाजमी होनी चाहिए, तब जाके वो एंटी का दर्जा हासिल करेंगे। पाँचवीं जो इसकी क्राइटेरिया में शामिल होते हैं वो है साइनेप्टिक मिमिक्री। ठीक है, साइनेप्टिक मिमिक्री क्या है कि एंटी जो है उसका एक पार्टिकुलर केमिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी उसका पूरा केमिकल फार्मूला होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। ठीक है, तो वो केमिकल जो कंपोजिशन है वो उस पर पूरा उतरनी चाहिए। जो न्यूरो केमिकल्स हैं उनको एंटी के केमिकल कॉन्फ़िगरेशन पर पूरा उतरना चाहिए, क्योंकि उनका काम क्या होता है कि अगर वो साइनेप्स में इंजेक्ट कर दी जाएँ तो वो क्या करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर के इफ़ेक्ट को मिमिक कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जब हमें पता चल गया ये कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब है ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में इनकी एक्टिविटी जा रही है। छठे पे क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक एरियाज़ में जो बाइंडिंग साइट होती हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि क्या वो मौजूद हैं, यानी न्यूरोट्रांसमीटर की ख़ास एक रुकने की जगह होती है जो कि बाइंडिंग साइट होती हैं। तो अगर वो मौजूद हैं इसका मतलब है न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे जाके रुकेगा, तो वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा। सातवें पे है एग्जिस्टेंस ऑफ रिसेप्टर ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक पोस्ट रिसेप्टर साइड। इस बात का क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन होना चाहिए कि रिसेप्टर प्रोटीन्स जो हैं वो बाइंड करने के लिए मौजूद हैं वहाँ पर रिसेप्टर साइट्स पर। ठीक है, ये प्रोटीन्स का भी लाजमी मालूम करना चाहिए। आठवीं पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का अफेक्ट क्या हो रहा है, यानी ईपीएसपी और आईपीएसपी जो है क्या वो न्यूरोट्रांसमीटर इंट्रोड्यूस करवा रहा है, क्या उसका इफेक्ट उस पर पड़ रहा है, ये चेक करना चाहिए। नौवें पे इनएक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेशन मेकनिज़म है, यानी एंटी के जो रिलीज़ मालिक्यूल्स हुए हैं उनको इनएक्टिवेट भी होना पड़ेगा जब आईपीएसपी स्टार्ट होगा, यानी इनहिबिट होगी एक्टिविटी, तो जाहिर बात है डीएक्टिवेशन भी करनी होगी। तो एंटी ये काम करेंगे तो तभी वो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएंगे। उसके अलावा इनके न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर पूरा कर रहा है कोई भी केमिकल तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है। 11वें पे पोस्ट साइनेप्टिक इफ़ेक्ट्स हैं। अब जब उसने साइनेप्स में अपना काम कर दिया, न्यूरॉन में यानी साइनेप्स जो है वो न्यूरॉन का एंडिंग पॉइंट है। पोस्ट साइनेप्टिक जो है यानी साइनेप्स के बाद वाला हिस्सा, वहाँ पे एक्टिविटी बंद हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ पे ब्लॉक्ड हो रही है, एंटागोनिस्ट ब्लॉकिंग एजेंट इसको जो है रोक रहे हैं, स्टॉप करें, तो इसका मतलब अब ये एंटी के क्राइटेरिया पर पूरा उतर रही है। 12वीं में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलेशन जो है वो लाजमी होनी चाहिए एंटी की, क्योंकि एंटी जो है जब रिलीज़ होगा तो अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन उसकी मिलती होनी चाहिए जब वो एंड हो रहा है, यानी एट द एंडिंग पॉइंट और एट द स्टार्टिंग पॉइंट उनकी अमाउंट को लाजमी कैलकुलेट करना चाहिए, तभी जाके वो एंटी के क्राइटेरिया पर पूरा उतर सकते हैं। क्राइटेरिया जो एंटी का है बहुत टफ़ है, ये बात हमें मालूम है, लेकिन अभी भी रिसर्च जारी है कि
काफ़ी मोर एंड मोर एंटीज़ हमें मिले और हम एंटी का क्राइटेरिया दे सकें। तो ये एंटी का क्राइटेरिया लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है गाइस, सो इसको बहुत अच्छे से स्टार्ट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।